आज हम लोग 10वीं क्लास के भौतिकी विषय में प्रकाश का परावर्तन जो पहला पाठ है, आज हमारा दूसरा दिन है। तो आइए हम फिर से इसको आगे बढ़ाते हैं इस क्लास को। पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं और प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो जब ये प्रकाश है, मान लेते हैं बल्ब से प्रकाश आ रही है और इसके रास्ता में अगर हम कुछ डाल देते हैं, कोई बड़ा चीज, देखिए यहाँ पर मैंने डाला, जब इस पेंसिल को या फिर इस लिखने वाले चीज को, तो ये हमारा एक अंधेरा क्षेत्र बना, यही प्रतिबिंब है। जब भी हम किसी प्रकाश स्रोत के मार्ग में किसी अपारदर्शी वस्तु को रखते हैं तो उसके ठीक विपरीत दिशा में जहां कोई पर्दा लगा हुआ होता है, जिसको हम लोग स्क्रीन कहते हैं, तो उस पर्दे पर एक काला अंधेरा क्षेत्र बनता है। ठीक इसी तरह से काला अंधेरा क्षेत्र बनता है जो उस वस्तु अर्थात बिंब के आकार का होता है, हूबहू उसी जैसा होता है, उसी को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान में हम लोग किसी वस्तु को बिंब कहते हैं, किसी भी वस्तु को बिंब कहा जाता है भौतिक विज्ञान में। वस्तु को बिंब कहते हैं और इसकी छाया को प्रतिबिंब कहते हैं। भौतिक विज्ञान की भाषा जो है वो थोड़ी बदली हुई होती है। बस भाषा को जब हम जान लेंगे तो हमें भौतिक विज्ञान की समझ बड़ी आसानी से हो जाएगी। तो वस्तु को हम लोग बिंब कहते हैं, छाया को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब भौतिक विज्ञान में दो प्रकार का होता है। पहला काल्पनिक प्रतिबिंब, पहला होता है काल्पनिक प्रतिबिंब और दूसरा होता है वास्तविक प्रतिबिंब। पहला होता है काल्पनिक प्रतिबिंब और दूसरा होता है वास्तविक प्रतिबिंब। दोनों प्रतिबिंबों का गुण अलग अलग होता है। अब हम लोग आएंगे, पहले काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। ये काल्पनिक प्रतिबिंब जो है, पढ़ने से ऐसा लगता है कि इसकी कल्पना की जाती होगी, मतलब प्रतिबिंब बनता नहीं होगा, सिर्फ कल्पना की जाती होगी, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। यह भी प्रतिबिंब बनता है, यह भी दिखाई देता है, इसका सिर्फ नाम रखा गया है काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बनता ही है, सिचुएशन अलग होता है, यह अलग स्थिति में बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब का गुण होता है कि यह हमेशा सीधा बनता है, यह हमेशा सीधा बनता है। और दूसरा गुण होता है कि यह पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब का गुण होता है कि यह हमेशा सीधा होता है और पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब, इसका गुण क्या होता है? तो ठीक इसके उल्टा, अर्थात यह हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। दूसरा गुण होता है कि यह पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। चम्मच लाइए, मैं आपको
एक उदाहरण के साथ बता रहा हूं कि हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे प्राप्त करते हैं और कैसे देखते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, मतलब हमारा सर ऊपर की ओर है और जब हमारा प्रतिबिंब बनेगा तो हमारा सर नीचे हो जाएगा और पैर ऊपर हो जाएगा। तो ऐसे प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब जब हम सीधा है और हमारा प्रतिबिंब भी सीधा ही बनता है तो ऐसा प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। आइए, ये मेरे सामने एक चम्मच है और आप भी इस तरह से एक चम्मच लेकर दिन में आप अपना चित्र इस चम्मच के इस भाग में देखिएगा, इस अंदर वाले भाग में जहां ये गहरा है, तो आपका चित्र तो यहां बनता है, लेकिन ये चित्र उल्टा होता है। इसमें आपका सर जो होगा वह नीचे की ओर होगा और पैर जो होगा वह ऊपर की ओर होगा। तो इधर जो चित्र बनता है उल्टा बनता है, सर नीचे पैर ऊपर। ऐसे प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक इसको उलट देंगे और जैसे उलटकर इस तरह से जब हम देखते हैं इसके उथले भाग से, तो इसमें हमारा सर ऊपर है और पैर नीचे है, मतलब हम सीधा है तो हमारा प्रतिबिंब भी इसमें सीधा बनता है। तो हम समझ सकते हैं कि इधर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। एक चम्मच में इधर जो ये भाग धंसा हुआ है अंदर की ओर, तो अवतल भाग है। अंदर की ओर धंसे हुए भाग को अवतल कहा जाता है और ऊपर की ओर उठे हुए भाग को, उभरे हुए भाग को उत्तल कहा जाता है। तो ये जो अवतल भाग है इसमें हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और ये उत्तल भाग है इसमें हमारा प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। तो यहाँ प्रतिबिंब दो तरफ से बनते हैं। कभी आप लोगों ने गौर किया है कि जब हवाई जहाज आकाश में उड़ता है या फिर कोई पक्षी आकाश में उड़ता हुआ नजर आता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जब ऊपर हमारा सूर्य है, हमारा सूर्य आकाश में इस तरह से चमक रहा है और सूर्य से असंख्य किरणें प्रकाश की धरती तक आ रही है। फिर इन किरणों के नीचे जब कोई पक्षी उड़ता है या फिर कोई जहाज कोई उड़ता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जब जहाज इस तरह से उड़े तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? क्या इसका प्रतिबिंब धरती पर बन पाता है? तो इसका प्रतिबिंब कभी भी धरती पर प्राप्त नहीं होता है। या पक्षी भी आकाश में उड़ता है तो उसका भी प्रतिबिंब नीचे धरती पर प्राप्त नहीं होता है। अब कारण क्या है कि नहीं होता है? हमारा प्रतिबिंब तो बनता है धरती पर, आपका भी प्रतिबिंब बनता है, किसी पेड़ पौधे का प्रतिबिंब बनता है या किसी बस का प्रतिबिंब बनता है, गाड़ी वगैरह का प्रतिबिंब बनता है। तो फिर एक डंडा खड़ा कर देते हैं धरती पर, उसका प्रतिबिंब बनता है। फिर इसका प्रतिबिंब कहाँ जाता है? हवाई जहाज का प्रतिबिंब, पक्षी का प्रतिबिंब कहाँ चला जाता है? तो हम अब बताते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ जाता है। ये सूर्य से किरणें आ रही है, यहाँ पर चलिए इतना बड़ा कोई पक्षी है या कोई हवाई जहाज है, ये इतना बड़ा है, इसका ये साइज है, आकार है, इतना बड़ा है लंबाई में। सूर्य से आने वाली, सूर्य चूंकि बहुत बड़ा है, सूर्य छोटा नहीं है, तो ये इतना छोटा जो हम लोग सूर्य बनाए हैं, तो यह सूर्य बहुत बड़ा है और सूर्य की तुलना में हवाई जहाज या पक्षी बहुत छोटा होता है, इसका आकार बहुत छोटा होता है। तो सूर्य की से आने वाली इधर से प्रकाश की किरण आ रही है, इधर से प्रकाश की किरण आ रही है, इधर से भी है, और ये छोटा सा नहीं बल्कि सूर्य एक बहुत बड़ा, इस तरह से हम लोग सूर्य का बहुत बड़ा प्रतिबिंब चित्र बनाते हैं। इस तरह से सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरण है इधर से जब चलेगी ऐसे इधर से गुजरेगी और ये प्रकाश की किरण इधर से चलकर इस तरह से गुजरती है। इस वस्तु के दोनों किनारों से एक प्रकाश की किरण इधर से गुजरती है और दूसरी प्रकाश की किरण इधर से गुजरती है। दोनों किनारों से होती हुई यह प्रकाश की किरण इस दिशा में धरती की ओर आती है और ये दोनों किरणों का कटान बिंदु है, यहाँ पर दोनों किरणें कट जाती है। तो जहां पर दोनों किरणें कटती हैं यही हमारा इमेज यानी प्रतिबिंब बनता है।
अब हमारा प्रतिबिंब यहाँ बन गया और धरती बहुत नीचे है, ये है हमारी धरती। तो ये है जब हमारी धरती और यहाँ पर पेड़ पौधे इस धरती पर हैं, तो फिर इस हवाई जहाज हो या फिर ये पक्षी है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? इसका प्रतिबिंब ऊपर ही बन गया, धरती पर आया ही नहीं। और जब इसका प्रतिबिंब धरती पर नहीं आया तो हम देख कैसे सकते हैं? इसका प्रतिबिंब हमारे वायुमंडल में ही बन जाता है, इसलिए हम लोग पक्षी या फिर हवाई जहाज के प्रतिबिंब को नहीं देख पाते। जिसका प्रतिबिंब इस धरती पर बनेगा हम उसी के प्रतिबिंब को यहाँ देख पाएंगे। अब आइए यह और नीचे अगर लेते, इस वस्तु को अगर और नीचे ले लिया जाता और इस परिस्थिति में जब इधर से कोई किरण गुजरती ऐसे और एक किरण इधर से गुजरती ऐसे, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ धरती पर कट जाता। वैसी परिस्थिति में इसका प्रतिबिंब धरती पर बनता है और तब हम यहाँ पर उसको देख पाते हैं। तो जब इस वस्तु का प्रतिबिंब धरती पर बना तो हम इसको देख पाएंगे, और धरती से ऊपर बन गया तब हम इसके प्रतिबिंब को नहीं देख पाएंगे। 7वें क्लास में हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था कि हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। हम कैसे देख पाते हैं? हम आपको देखते हैं, हम पेड़ पौधा को देखते हैं, हम छड़ी को देखते हैं, डंडा को देखते हैं, धरती को देखते हैं, यातायात के विभिन्न साधनों को देखते हैं, हवाई जहाज को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं। हम कैसे देख पाते हैं उनको? तो हम किसी भी वस्तु को प्रकाश की सहायता से देखते हैं। प्रकाश अगर नहीं हो तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। अब प्रकाश की सहायता से देखते हैं कैसे? कंप्यूटर देखिए। तो प्रकाश की सहायता से हम तब किसी वस्तु को देख पाते हैं जब प्रकाश उस वस्तु से टकराकर और हमारे आंखों में प्रवेश करती है। आपको हम कब देख पाएंगे? जब सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें आपके शरीर पर जाएंगी और आपसे वह परावर्तित हो जाएगी, टकरा जाएगी और टकरा कर हमारे आंखों में आएगी, प्रवेश करेगी, तब हम आपको देख पाएंगे। हम दीवार को कब देख पाते हैं? तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें दीवार से टकराकर हमारे आंखों में प्रवेश करती है, तो हम दीवार को देखते हैं। हम कलम को कब देख पाते हैं? तो जब सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें कलम से टकराकर फिर हमारे आंख में प्रवेश करती है। बोर्ड को कब देखते हैं? जब प्रकाश की किरण बोर्ड से टकराकर आंख में प्रवेश करती है। जिससे टकराकर प्रकाश की किरणें आंख में प्रवेश करेगी, हम उसी वस्तु को देख पाते हैं। तो यह देखने के लिए आवश्यक है कि प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर और फिर हमारे आंखों में प्रवेश करे। हम किसी भी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब सूर्य या प्रकाश स्रोत, सूर्य यानी किसी या फिर कोई अन्य प्रकाश का स्रोत जैसे बल्ब हो या फिर मोमबत्ती हो, तो जब सूर्य या प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें उस वस्तु से टकराकर हमारे आंखों में प्रवेश करती है। हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब सूर्य से या फिर प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें उस वस्तु से टकराकर हमारे आंखों में प्रवेश करती है, हम तभी उस वस्तु को देख पाते हैं। और जब प्रकाश की किरण किसी चीज से टकराकर वापस लौटती है
तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तथा जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटती है तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यहां हमको इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहली बात कि हम किसी वस्तु को तभी देख पाएंगे जब प्रकाश की किरण इस वस्तु से टकराकर हमारे आंख में प्रवेश करेगी, तो हम इसको देख पाएंगे। दूसरी बात कि प्रकाश की किरण जब टकराकर और कहीं वापस जाती है तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अर्थात देखने के लिए प्रकाश का परावर्तन जरूरी है। जब तक प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तब तक हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। तो परावर्तन क्या है? परावर्तन वह घटना है जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है और फिर वापस लौट जाती है, तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश जिस वस्तु से टकराकर परावर्तित होती है वह वस्तु दर्पण कहलाती है। अर्थात प्रकाश का परावर्तन हमेशा दर्पण की सहायता से होता है। प्रकाश का परावर्तन हमेशा दर्पण की सहायता से होता है। यानी प्रकाश के परावर्तन में जो भी वस्तु सहायक है, जिस वस्तु की सहायता से प्रकाश का परावर्तन होता है, उस वस्तु को दर्पण कहते हैं। जिस वस्तु की सहायता से प्रकाश का परावर्तन होता है उस वस्तु को दर्पण कहा जाता है। जिस वस्तु की सहायता से प्रकाश का परावर्तन होता है उस वस्तु को दर्पण कहा जाता है। तो तीनों बातें एक साथ आ गई कि देखने के लिए प्रकाश का परावर्तन जरूरी है और परावर्तन हमेशा दर्पण की सहायता से होता है। तो आइए हम लोग इस तरह से इसको लिखते हैं कि देखने के लिए परावर्तन जरूरी है। देखने के लिए परावर्तन जरूरी है और परावर्तन प्रकाश की परावर्तन जो होता है वह दर्पण की सहायता से होता है। परावर्तन हमेशा दर्पण की सहायता से होता है। तो परावर्तन दर्पण की सहायता से होता है या परावर्तन होता है तो अब ये देखेंगे, और जिस वस्तु से प्रकाश टकराकर परावर्तित होगी उसी को देखेंगे। इसका मतलब कि जितने चीजों को हम देखते हैं वह सब दर्पण है। दुनिया में हम जितने चीजों को देखते हैं इससे इसको चलिए हम बताते हैं कि हम इसको देख रहे हैं, इस मार्कर को हम लोग देख रहे हैं। तो मार्कर को देख रहे हैं, मार्कर को कैसे देखते हैं? तो जब प्रकाश स्रोत से यानी बल्ब से प्रकाश की किरण मार्कर पर आएगी और मार्कर से टकराकर वह हमारे आंख में प्रवेश करेगी तो हम उसको देख लेंगे। तो जब टकराकर प्रकाश की किरण लौटी तो इस प्रक्रिया को परावर्तन कहेंगे। परावर्तन का काम कौन किया? परावर्तन किसने किया?
तो इस मार्कर ने किया, तो मार्कर ने परावर्तन किया, इसलिए मार्कर दर्पण है। अब परावर्तन हुआ तभी हम मार्कर को देखे, मतलब दर्पण को हम देखते हैं, अर्थात दुनिया में जो चीज भी दिखाई देती है वह सब दर्पण है। इस प्रकार हम एक नई परिभाषा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दुनिया की वह सभी वस्तुएं जो दिखलाई पड़ती हैं वह सभी दर्पण है। जितनी चीजें दिखाई पड़ती है वह सभी दर्पण है। दुनिया में जो भी वस्तु दिखाई पड़ा सब दर्पण, हम दर्पण है, आप दर्पण है, मोबाइल दर्पण है, मार्कर दर्पण है, बोर्ड दर्पण है, पेड़ दर्पण है, धरती दर्पण है, गाय भैंस सब दर्पण है। जो भी चीज दिखाई पड़ा सब दर्पण है। दर्पण का मतलब ये नहीं कि मुंह देखने वाला ऐनक हो, ऐनक मतलब दर्पण नहीं होता है। दर्पण जो दिखाई देती है वह सब दर्पण है। सब प्रकाश को परावर्तित करती है, सब वस्तु प्रकाश को परावर्तित करती है, अब परावर्तित करती है तभी वो हमको दिखाई पड़ती है। इसलिए दुनिया की हर वस्तु दर्पण है।